तो ये कहानी बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी नहीं है बल्कि ट्रू स्टोरी है। यहाँ सब बच्चे एक लड़के पे हंस रहे थे। इसका नाम बैनी है। बैनी क्लास में हमेशा हर सब्जेक्ट में अंडा लाता था। आज के टेस्ट में सब बच्चों के 25 में से 20 में से ज्यादा मार्क्स आए, मगर बैनी को मिला 0। क्लास उसका मजाक उड़ा रही थी, पर मेमोरी ने बच्चों को चुप कराते हुए कहा कि 9 मार्क्स तो बैनी के हिसाब से काफी है। असल में जब मार्क्स अनाउंस हुए थे तो जिस लड़की ने बैनी के मार्क्स पढ़े थे उसने नन बोला था और मैडम को सुना 9। इसलिए मैम कह रही थी कि बैनी पहले से तो इम्प्रूव हुआ है। ये मेमोरी हमेशा लड़के को अच्छे मार्क्स लाने के लिए मोटिवेट करती थी। क्लास के बाद भी बच्चे बैनी को परेशान कर रहे थे। बैनी इनकी बातें सुनता रहा, पर एक पॉइंट पे उसे गुस्सा आ गया। उसने क्लास के एक लड़के को लोकर से मार दिया, जिसके चलते बच्चे की नाक से खून निकलने लगा। शुक्र है खून ही निकला था और कुछ नहीं। स्कूल वालों ने इसकी माँ को स्कूल में बुलाकर बैनी की कंप्लेंट की, साथ में उसके मार्क्स भी दिखाए। सभी सब्जेक्ट में लड़का फेल हो गया था। स्टूडेंट्स के बुली करने से बैनी बहुत अकेला हो गया था। उसे खुद पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि लाइफ में वो कभी कुछ कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन बैनी की माँ सोनिया उसे हमेशा समझाती थी कि तुम लाइफ में ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। सोनिया अपने दोनों बेटों के लिए मोटिवेशन की मूर्ति थी। बैनी के बड़े भाई का नाम कर्टिस है। एक दिन बैनी ने पढ़ाई में अपनी माँ की हेल्प मांगी। उसकी माँ ने ध्यान दिया कि बैनी बुक के अक्षरों को सही से देख नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसे पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। सोनिया ने फिर उसके लिए नया चश्मा बनवा दिया। अब बैनी के क्लास में मार्क्स बढ़ने लगे। वो स्पेलिंग कंपटीशन में भी इम्प्रूव कर रहा था। बैनी हर संडे चर्च जाता। चर्च में उपदेश देने वाला आदमी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन स्पीकर था। उसने मोटिवेशन देते हुए एक डॉक्टर की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर बैनी खुद को एज ए डॉक्टर इमेजिन करने लगा। यहाँ से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। घर आके उसने अपनी माँ को बताया कि उसे फ्यूचर में एक बड़ा डॉक्टर बनना है। लड़का अपने पास्ट की बातें भूलने लगा। अब उसे खुद पे भरोसा था कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। दोस्तों, हमारा ब्रेन कुछ इसी तरीके से काम करता है। आपने अक्सर सुना होगा कई मोटिवेशन स्पीकर्स को ये बोलते हुए कि शीशे में देखो, अपने आप को अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो। इससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, होता है तो सिर्फ टाइम वेस्ट। अगर आप अपने आप के बारे में जैसा सोचते हो वो चेंज करना चाहते हो, तो जो आपका ब्रेन है बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। जब उसे दिखेगा कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है, तो आपकी अपने आप के प्रति खुद ही इमेज चेंज होने लग जाएगी। और फिर आपको शीशे वगैरह के सामने खड़े होके पागलों की तरह अफर्मेशंस नहीं बोलनी पड़ेगी। भले ही आप लॉजिकल हो या ना हो, ब्रेन इज़ वेरी लॉजिकल। इसी तरीके से बैनी खुद को पहले बेकार समझता था, लेकिन अब उसके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो उसको दिख रहा है कि हाँ भाई, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। तो उसका जो पहले का थॉट प्रोसेस था कि मेरे बस की तो कुछ नहीं है, वो चेंज होने लगा। अब उसे खुद पे भरोसा होने लगा कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। पर उसकी माँ ये सब सुन के काफ़ी चिंतित लग रही थी। शाम को जब दोनों भाई टीवी देख रहे थे, तब भी सोनिया कुछ अजीब तरह से बैठी हुई थी। इसके बाद हम एक साइकाइट्रिस्ट हॉस्पिटल को देखते हैं। सोनिया यहाँ डॉक्टर से अपनी मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रही थी। सोनिया कभी स्कूल नहीं गई थी। उसने 13 साल की उम्र में शादी की और उसके 2 बेटे भी कम उम्र में ही पैदा हो गए। बाद में उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला। दूसरी औरत से उसके पति का एक बच्चा भी था, पर सोनिया ने अपने पति को इसलिए नहीं छोड़ा ताकि उसके बेटों पर इस सब का असर न पड़े। लेकिन जब उसे अपने पति की ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट की खबर पता चली तो उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया। सोनिया साफ सफाई का काम कर रही थी। उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाला। उसके बच्चे इस सबसे अनजान थे। सोनिया को डर था कि उसकी मेंटल हेल्थ उसे डिप्रेशन का शिकार न बना दे। दोस्तों देखो, सोनिया पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर है। ये काफ़ी सीखने वाली चीज़ है। हम अक्सर अपनी मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं, जबकि हमारी मेंटल हेल्थ हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है। डॉक्टर को उसकी बातों से पता चल गया कि उसे सुसाइडल थॉट भी आते हैं। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहा। सोनिया भी इसके लिए राजी हो गई। घर आके उसने अपने दोनों बेटों को बताया कि वो कुछ दिनों के लिए उनके रिश्तेदार के घर जा रही है। उसने ये नहीं बताया कि वो डॉक्टर के पास जा रही है, ताकि उसके लड़के उसकी चिंता ना करे। सोनिया वुमेन सेंटर केयर आ गई। बैनी ने उसे एक लेटर दिया जिसमें बहुत सारी गलतियां थी, मगर उसकी फीलिंग्स एकदम सही थी। सोनिया लेटर पढ़ के रोने लगी। दिन बीते, अब बैनी पढ़ाई में और इम्प्रूव करने लगा। आज उसके टेस्ट में 25 में से 24 नंबर आए। इससे वो बहुत खुश हुआ। घर आके वो अपने मार्क्स दिखाने के लिए केयर टेकर के पास आया, पर उसने देखा कि उसकी माँ घर वापस आ गई है। लड़के की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
बैनी ने अपनी माँ को एक ब्रेव लेडी कहा। सोनिया ने भी अपने बेटे की खूब तारीफ की और बैनी को आगे के लिए मोटिवेशन दी। सोनिया को एक पढ़ाकू बुढ़े के घर सफाई का काम मिल गया। वो इतनी सारी बुक्स देखकर हैरान हो गई। घर आके उसने अपने बेटे को टीवी देखते हुए देखा। सोनिया ने टीवी बंद कर दिया और बॉयज को लाइब्रेरी जाके हफ्ते में 2 बुक्स रीड करके उनकी समरी लिखने के लिए कहा। साथ ही अब वो हफ्ते में सिर्फ 2 शो देखेंगे। बच्चों को अपनी माँ पर गुस्सा आया, पर वो माँ है तो बात तो माननी पड़ेगी। बॉयज ने लाइब्रेरी आकर बुक पढ़ना शुरू कर दिया। इससे उनकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी हुई। साथ ही बैनी की स्पेलिंग में जो गलतियाँ थी वो भी सुधरने लगी। दोनों भाइयों ने टीवी पर भी क्विज वाले शो देखे, जिससे दोनों का दिमाग तेज होने लगा। एक दिन बैनी के स्कूल में क्लास टीचर ने बच्चों से एक रॉक के बारे में पूछा। क्लास में किसी को भी जवाब नहीं पता था, लेकिन तभी बैनी ने हाथ ऊपर किया और रॉक की स्पेशलिटी बताई। उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, सब कुछ बैनी ने डिटेल में बताया। इससे उसका क्लास टीचर इम्प्रेस हो गया। उसने बैनी को क्लास के बाद मिलने के लिए कहा। टीचर ने उससे पूछा, इतनी कम उम्र में तुम्हारा दिमाग इतना तेज कैसे हो गया। ये बात काफ़ी स्पेशल थी, क्योंकि अपने टीचर से अपनी तारीफ सुनने के बाद अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन होती है। खैर, मुझे तो कभी ये सेटिस्फेक्शन हुई नहीं। बैनी क्लास में अच्छे से परफॉर्म करने लगा। स्पेलिंग कंपटीशन में भी उसने टॉप किया। इस बात से उसकी टीचर कुछ दुखी दिख रही थी। वो लड़के को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसकी मैम रेसिस्ट थी। पर उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसे बैनी को विनर घोषित ही करना पड़ा। एनुअल डे वाले दिन बैनी को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। सोनिया और कर्टिस ऑडियंस में बैठे थे। वो दोनों बैनी की वजह से बहुत प्राउड फील कर रहे थे। लड़के ने अपना सर्टिफिकेट और अवार्ड लिया, मगर तभी स्टेज पर इसकी रेसिस्ट मैम ने आके बच्चों को लेक्चर दिया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमसे आगे एक ब्लैक लड़का निकल गया और तुम सब बैठकर उसके लिए तालियां पीट रहे हो। बैनी को उसकी माँ ने अकेले पाला है, उसका बाप भी नहीं है, तब भी वो आज बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ले गया। इस बात से हमें पता चलता है कि उसकी टीचर कितनी घटिया मानसिकता रखती है। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक काला बच्चा गोरे बच्चों से कैसे आगे निकल गया। अरे इस चाची को बताओ कोई, अगर कलर से फर्स्ट आते तो आज तुम्हारा भाई कहीं साइंटिस्ट होता। बैनी की माँ को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैम ने लड़के की मेहनत के लिए बढ़ावा देने की जगह उसे नीचा दिखाया। इस घटना की वजह से सोनिया ने अपने बेटे का स्कूल चेंज करा दिया। इस स्कूल में मोस्टली काले बच्चे ही पढ़ते थे, पर बच्चों ने यहाँ भी बैनी को उसके झोले जैसे कपड़े के लिए बुली करना शुरू कर दिया। एक लड़के ने उससे कहा, तुम आज के फैशन से बिल्कुल अलग कपड़े पहनते हो। बैनी ने उसे कुछ बातें उसकी भाषा में ही समझाई। इसके बाद दोनों दोस्त बन गए। उस लड़के को स्कूल में फैशनिस्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि सबको उसका फैशन पसंद था। बैनी ने घर आके अपनी माँ से नए कपड़े लेने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। मगर माँ तो माँ होती है। वो बैनी के लिए कुछ नए कपड़े ले आई, मगर लड़के को बैगी यानी कि ढीले कपड़े देखकर गुस्सा आ गया। वो अपनी माँ से बहस करने लगा कि मैं ऐसे झोले कपड़े और नहीं पहनूंगा, और अगर यही कपड़े मुझे पहनाने हैं तो एक कटोरा और दे दो साथ में। सोनिया ने बैनी को काफ़ी समझाया कि अक्सर बाहर से अच्छे दिखने वाले लोग अंदर से एकदम खोखले होते हैं, पर बैनी उसकी एक बात सुनने को राजी नहीं था। उसने टेबल पर पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली और अपनी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी उसके भाई ने बीच में आके बैनी को रोककर सिचुएशन को संभाल लिया। अगले दिन फैशन वाले लड़के ने उसे अपनी गैंग में रहने के लिए चाकू रखने की सलाह दी, मगर इस बात पर दोनों की बहस होने लगी। बैनी ने भैया चाकू लेके लड़के के पेट में घुसा दिया, पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि चाकू उसकी बेल्ट पे लग के टूट गया था। भैया दहेज में यही बेल्ट चाहिए। बैनी स्कूल से भागकर घर आ गया। लड़का समझ गया था वो गैंग बेकार है। इससे लड़के के एंगर इश्यूज बढ़ रहे थे और वो काफ़ी चिढ़ा हुआ रहने लगा। इसे कहते हैं कोयले के अंदर छिपा हुआ हीरा। बैनी कुछ वैसा ही है। उसने फैशनेबल गैंग को छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद बैनी का एडमिशन स्कॉलरशिप के थ्रू येल यूनिवर्सिटी में हो गया। ये 1969 की बात है। कॉलेज में उसकी गर्लफ्रेंड भी बन गई। इसका नाम कैंडी था। बैनी को अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, क्योंकि येल यूनिवर्सिटी में एडजस्ट होना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। लड़के का लेक्चर में जाने का मन नहीं करता था। उसका कहना था वो बस रीडिंग में अच्छा है, बाकी यहाँ की पढ़ाई का लेवल उसके सर के ऊपर से जा रहा था। शुक्र है टांगों के नीचे से नहीं जा रहा। कैंडी ने उसे समझाया कि अगर किसी और से पढ़ने का मन नहीं करता तो खुद से पढ़ना शुरू करो। लड़के ने पढ़ाई में दिन रात एक कर दी
उसे केमिस्ट्री पढ़ने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई। वो सपने में अपने टीचर को अक्सर फॉर्मूला लिखते हुए देखने लगा। मगर कहते हैं ना, ठान लो तो कुछ भी मिल सकता है। बैनी की मेहनत सफल हुई। एग्ज़ाम में उसने टॉप किया। अब उसने डिसाइड कर लिया कि वो न्यूरोसर्जन बनेगा। बैनी ने 1976 में जॉन्स हॉकिंस के लिए अप्लाई कर दिया। ये यूएस का न्यूरोसर्जन के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट था। लड़का इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट भी हो गया। आज इसका इंटरव्यू है। यहाँ आकर उसे पता चला कि 2 स्टूडेंट के लिए यहाँ पे सीट अवेलेबल है, जिसका मतलब था कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यानी कि गला काट प्रतियोगिता। पर बैनी ने ठान लिया था आज एडमिशन की एक सीट वो अपने नाम ज़रूर कर लेगा। लड़के से पूछा गया, तुम न्यूरोसर्जन क्यों बनना चाहते हो? बैनी ने जवाब दिया, क्योंकि ब्रेन एक मिस्टीरियस ऑर्गन है। हमारे दिमाग में बहुत सारी जानकारी है जिससे हम कई सारे चमत्कार कर सकते हैं। बैनी को वही चमत्कार करना था। लड़के का कॉन्फिडेंस देखकर टकला इम्प्रेस हो गया और फाइनली एक सीट उसकी हो गई। इस इंस्टीट्यूट के बाकी लोग बैनी से खुश नहीं थे, क्योंकि वो ब्लैक होकर इतना इंटेलिजेंट था। सब उसकी वजह से काफ़ी इनसिक्योर फील करते थे। एक दिन इसके सीनियर डॉक्टर ने उसे कहा, जितना कहा जाए उतना ही किया करो, अपने दिमाग के ज़्यादा घोड़े मत दौड़ाया करो। अब बैनी डॉक्टर कार्सन बन गया था। उसे रेजिडेंसी केस देखने के ऑर्डर दिए गए थे। एक दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया गया। वो जिंदगी और मौत की लाइन पर था। उसे सर्जरी की इंस्टेंट ज़रूरत थी, मगर हॉस्पिटल में कोई सीनियर डॉक्टर उस टाइम पे मौजूद नहीं था। डॉक्टर कार्सन यानी कि बैनी ने खुद सर्जरी करने का फैसला लिया। उसके पास अभी लाइसेंस नहीं था, इससे कार्सन का पूरा करियर खत्म हो सकता था, मगर उसने किसी बात की परवाह नहीं की। बस पेशेंट को बचाने के लिए अपना 100% दिया। थोड़ी देर बाद सीनियर डॉक्टर आया। उसने कार्सन को बुलाकर सर्जरी के लिए बहुत सुनाया, मगर कार्सन ने सर्जरी अच्छे से करके पेशेंट की जान बचा ली थी, इसलिए डॉक्टर उससे खुश भी था। समय बीतता गया। 1985 में बैनी यानी कि डॉक्टर बैन कार्सन चीफ ऑफ पेडियाट्रिक्स न्यूरोसर्जन बन गए, यानी कि बच्चों का स्पेशलिस्ट, वो भी दिमाग के क्षेत्र में। हॉस्पिटल में एक कपल अपनी छोटी बच्ची को लेकर आए। उस बच्ची को काफ़ी दौरे पड़ते थे। बाकी डॉक्टर का कहना था बच्ची को हाल्फ नाम की बीमारी है, मगर कार्सन ने बच्ची के दिमाग से हेमिस्फेरेक्टोमी निकालने के लिए कहा। उसी की वजह से बच्ची को दौरे पड़ रहे थे। ये सर्जरी काफ़ी रिस्की थी। डॉक्टर ने बच्ची के पेरेंट्स को सारी बात बताई कि ऑपरेशन के दौरान बच्ची को पैरालिसिस भी हो सकता है, शायद उसकी आवाज़ भी चली जाए और वो हिल भी ना पाए। पर कार्सन ने उन्हें ये भी बताया कि आपकी बच्ची के दिमाग में रिकवरी करने की जो शक्ति है वो बहुत बढ़िया है। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस के चलते ऑपरेशन करना काफ़ी क्रिटिकल भी था, मगर डॉक्टर कार्सन को बच्ची की जान बचाने के लिए ये रिस्क लेना पड़ा। उसने ऑपरेशन से रिलेटेड काफ़ी पढ़ाई की। सर्जरी वाले दिन उसने प्रे किया कि सब ठीक हो। बच्ची का ऑपरेशन बहुत ध्यान से किया गया। डॉक्टर उसके होश में आने का वेट करने लगे, मगर बच्ची को होश नहीं आया। इस मोमेंट पर सभी डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखे थे। बच्ची कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिसके चलते उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर कार्सन ने बच्ची के पेरेंट्स को बताया वो उसके होश में आने का वेट कर रहे हैं, तभी उन्हें पता चल पाएगा कि बच्ची की आवाज़ अभी भी है या नहीं। तभी मिरेकल हुआ और बच्ची को होश आ गया। इसके साथ डॉक्टर कार्सन ने लाइफ का ये चैलेंज भी जीत लिया। मीडिया ने कार्सन का एक केस काफ़ी कवर किया। कार्सन ने मीडिया को ब्रेन से जुड़ी कुछ बातें बताई और अपने इस केस से उसने काफ़ी बातें सीखी जो वो अपने फ्यूचर केसेस में यूज़ करके लोगों की जान बचाएगा। कार्सन को बहुत सक्सेस मिली। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से खुश था, मगर उसकी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशन के चलते उनका बच्चा मर गया। कार्सन अपनी बीवी का ध्यान रखने के लिए उसके साथ हॉस्पिटल में रहने लगा, पर उसकी बीवी ने उसे काम पर जाने के लिए कहा ताकि वो कई जिंदगियों को बचा सके। कार्सन ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाने लगा। बच्चे को खोने के बाद वो अंदर से बिल्कुल टूट गया था। उसकी माँ ने उसे समझाया कि ऐसे दिल छोटा नहीं करते, वो रोज़ हज़ारों जिंदगियाँ बचाता है, कभी तो उसके हाथों में भी एक नन्ही जिंदगी खुशी आएगी। कुछ टाइम बाद उसके पास एक और खतरनाक केस आया, वो भी जर्मनी से। इस बार उसे ट्विंस के सर को अलग करना था। ये केस बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पहले तो उसने केस पर काम करने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था
कि उसके चलते किसी बच्चे की जान चली जाए, पर वो दुनिया का सबसे फेमस बच्चों का न्यूरोसर्जन था। तो फिर उसने रिस्क लेते हुए इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। कार्सन पढ़ाई पर लग गया ताकि छोटी से छोटी गलती को भी अवॉइड किया जा सके। आज ऑपरेशन का दिन था। बच्चों के पेरेंट्स हॉस्पिटल आ गए। कार्सन के साथ 50 डॉक्टर नर्सेज इस ऑपरेशन में रहने वाले थे। डॉक्टर ने हर मशीन की ऑल्टरनेटिव मशीन रखी थी ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी गलती का स्कोप ना हो। लगता है ये ट्विंस अंबानी के हैं। कार्सन ने सभी डॉक्टर को समझाया उनकी एक गलती बच्चों की जान ले लेगी, इसलिए बहुत सावधानी से सबको सर्जरी सक्सेसफुली ख़त्म करनी होगी। 2 डॉक्टर बच्चे के पास आगे आए। ऑपरेशन 5 सितंबर 1987 को सुबह के 7:15 पर शुरू हो गया। बच्चों का खून ज़्यादा न बहे, इसलिए डॉक्टर ने उनके ब्लड सर्कुलेशन को ब्रेन तक जाने से रोक दिया। बच्चों को अलग करने की प्रोसेस शुरू हो गई। डॉक्टर कार्सन के पास एक दिन था जिसमें उसे दोनों बच्चों का ब्रेन अलग करना था। अगर 24 घंटे से ज़्यादा लग गए तो ब्रेन डेड होने के चांसेस थे और वो पहली बार अपने किसी केस में फेल हो सकता था। मगर डॉक्टर कार्सन ने टाइम से पहले ब्रेन को अलग कर दिया और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल अच्छे से हो गया। इसी के साथ ये ऑपरेशन पूरे 22 घंटे तक चला। डॉक्टर कार्सन ने बच्चों के पेरेंट्स को बताया कि दोनों बच्चे एकदम ठीक है और उनके ब्रेन्स को सक्सेसफुली अलग कर दिया गया है। ये एकदम मिरेकुलस था। तो दोस्तों, अभी मैं गूगल से पढ़ के आपको बताऊंगा थोड़ा डॉक्टर बेन कार्सन के बारे में। तो इनकी उम्र इस टाइम 73 साल है और ये जिंदा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। इनकी शादी 1975 में हुई थी कैंडी कार्सन से, जो इनकी गर्लफ्रेंड थी, और इनका कभी डिवोर्स नहीं हुआ, विच इज़ ऑल्सो अ गुड न्यूज़। और फाइनली जिसका सबको था इंतज़ार, इनके 3 बच्चे हुए। तो कुल मिला के भाई साहब प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जगह पे सक्सेसफुल रहा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो करो, उधर अपन एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें अपन मूवीज़ के बारे में और लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अबाउट सेक्शन से आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। तो कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।